अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात इस नहज तक जा पहुंचे हैं कि इल्ज़ाम सिर्फ इख्तलाफी राय का नहीं बल्कि अब टिकटों, ग्रुप बंदी और पार्टी के सबसे अहम सियासी असासे यानी बानी पीटीआई के नाम और सोशल मीडिया अकाउंट की मुबैना इस्तेमाल तक है। सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज हैं और सेनेटर मिशाल यूसुफजई की मुबैना ऑडियो ने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को आवाम के सामने अया किया। मिशाल यूसुफजई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए ऐसे अफराद को टिकट्स दिए गए जिनका पीटीआई या इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक नहीं था, बल्कि मुबैना तौर पर पैसे लेकर टिकट्स दिए गए। उन्होंने साजिश और ग्रुप बंदी के जरिए वकला को मेंबर बनाने, बाज़ अफराद की फीसें बढ़ाने, करोड़ों रुपए की कंसल्टेंसी लेने और पार्टी मामलात में झूठ बोलने जैसे संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। मामला यहाँ भी नहीं रुकता। मुबैना गुफ्तगू में बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी सामने आया और मिशाल यूसुफजई ने इशारा दिया कि अगर वो इस मामले की तफसील खोल दें तो कई लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। ये क्या ऑडियो है? ज़रा सबसे पहले ये ऑडियो आपको सुनवाते हैं। ओए बीबी, मेरी जिंदगी किताब है, मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने की है साजिशें। आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है। आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात अब सिर्फ इख्तलाफात नहीं रहे, एक दूसरे पर ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इनमें से आधे भी साबित हो जाए तो पार्टी की अंदरूनी सियासत पर बड़े सवालात उठेंगे। बाज़ इल्ज़ामात तो इस हद तक संगीन है कि साबित होने पर मामला महज पार्टी इख्तलाफात नहीं बल्कि बाकायदा एहतसाब का बन सकता है। लेकिन सलमान अकरम राजा भी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। उन्हें झूठ और गलाजत करार दिया और कहा है कि वो मुनासिब फोरम पर इसका जवाब भी देंगे। इल्ज़ाम लगाने वाले के पास सबूत है तो सामने लाएं और जिस पर इल्ज़ाम लगाए वो हर इल्ज़ाम का जवाब दस्तावेज़ और शवाहिद के साथ दें, क्योंकि सियासत में सबसे आसान काम इल्ज़ाम लगाना है, लेकिन असल ताकत इल्ज़ाम साबित करने में है। और अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो इस मामले में महज ज़ाती लड़ाई, ग्रुप बंदी और पार्टी के अंदर ताकत हासिल करने की जंग है। तो फिर बानी पीटीआई के नाम पर सियासत करने वाले तमाम फरीकैन को सोचना होगा कि अवाम उनके नारों से ज़्यादा उनके इस कंडक्ट को जो है वो देख रहे हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये एक ऑडियो सरफेस हुई है सलमान अकरम राजा साहब की, मिशाल यूसुफजई साहिबा की, जो आपके सामने हमने रखी है और पब्लिक डोमेन के अंदर है। ये इस तरह के इल्ज़ामात के पैसे लिए जा रहे हैं और फिर सलमान अकरम राजा साहब भी पैसों की बात करते हैं कि पार्टी में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, वकला के लिए, फीसिस के लिए 50-50 हज़ार एग्री किया गया था, लेकिन किसी ने ये पैसे भी सबमिट नहीं किए। ये क्या मामला है सर जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान, मैंने तो आपके चैनल पे देखी है चीजें, मुझे नहीं पता क्योंकि हमारा जो ग्रुप है हमारा, उसमें तो ये चीजें कभी डिस्कस ही नहीं हुई, ना ये कभी जेरे बहस आई है। मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी बात है ये कोई। मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक चाय की प्याली में तूफान वाली बात है। जब खान साहब होते थे, बाहर होते थे, तब भी छोटे मोटे जो है आपस की ये इख्तलाफा राय जो है ये आते रहते थे। ये कोई इतनी, मैं समझता हूँ, अचंभे वाली बात नहीं है जिसको आप कहें कि पार्टी बिल्कुल नहीं साहब, ये गुफ्तगू मुबैना तौर पे ग्रुप के अंदर हुई है, जो पार्टी का ग्रुप है उसमें ये वॉइस नोट्स एक्सचेंज हुए और वहां से लीक हुए हैं। मैं रेहान, मेरे लिए नहीं है क्योंकि ना मैं उस जो हमारा जो टॉप ग्रुप है उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं है जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद है, और ना ये वहाँ पे ये डिस्कशन हुई है और ना डिस्कशन होती है। इस टाइप की संजीदा नौइयत की बातें होती है, पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, इस टाइप की कभी बात नहीं। सर, पार्टी सेक्रेटरी जनरल पे खासी तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल है, इवन फ्रॉम विद इन द पीटीआई। लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इससे इत्तफाक करते हैं इस मुतालबे से? नहीं, मैंने पहले कहा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात है। इख्तलाफ राय होते रहे, मुझे मेरे नहीं है, बाकी छोटे मोटे इख्तलाफ राय आते रहते हैं। ये कोई इसको आप कहना कि जी बहुत ही कोई अल्लाह माफ करे कि पार्टी टूट गई है या पार्टी को बहुत बड़े बुरान का शिकार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है।
अब प्रॉब्लम ये है ना न्याजी साहब के बानी पीटीआई से जिन वकला की मुलाकात होती है वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं और बाहर आके क्या बताया जाता है। उस वक्त ये कहा गया कि मिसाल यूसुफजई साहिबा से कहा गया कि वो स्टेप डाउन कर दें, उनसे पार्टी ओहदा वापस ले लिया जाए, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। और फिर मिसाल यूसुफजई साहब आके कहती हैं कि जरा करें ना नोटिफिकेशन। मैंने पहले कहा कि ये सारी इररिलेवेंट बातें हैं, कोई इसमें मिर्च मसाला ज्यादा है, एक्चुअल बातें कम है। अच्छा सर, अगर इररिलेवेंट भी हैं तो कॉज को नुकसान नहीं पहुंच रहा जो खान का कॉज है? नहीं नहीं, खान की कॉज को कभी भी नुकसान, खान की कॉज बहुत आगे चली गई है। ये जो पुराने जमाने की बातें थी कि जी लड़ाई हो गई, फलां हो गया, ये हो गया, वो इससे कुछ नहीं होता। लोगों को सिर्फ दिलचस्पी है खान की जद्दोजहद के साथ, जमहूरियत के साथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, आजाद मीडिया के लिए, ये जद्दोजहद मैटर करते हैं, बाकी चीजें इररिलेवेंट है। अब ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है ना जब पार्टी ने ऑलरेडी कॉल दे रखी है 27 के हवाले से, 27 सितंबर की कॉल है। आप संजीदा नौयत के एंकर हैं, मैंने आपको वो बातें बताई जो पब्लिक सोच रही है। पब्लिक का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना पब्लिक इनके बारे में इतने डिस्कस करती है। ठीक, सुहेल आफरीदी साहब एक बार फिर एक्टिव हुए हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं, फिर प्रोग्राम भी एक दो ऑनर हुए हैं सुहेल आफरीदी साहब के। तो व्हाट आर यू आइंग ऑन कि क्या मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे, ऑपोजिशन अलाइंस बना पाएंगे और एक जो पुरअसर किस्म का एहतजाज है वो उसके लिए पावर शो पुटअप कर पाएंगे? रेहान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 आवर की बुनियाद पे भी बड़े से बड़ा जलसा कर सकती है, बड़े से बड़ा लॉन्ग मार्च कर सकती है। हमारे वर्कर्स, हमारी लीडरशिप जो है वो हम वक्त जो है वो रेडी रहती है। हम तो आपको पता है 2022 से लेके बल्कि 2014 से लेके मुसलसल हरकतें जद्दोजहद में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही तहरीक है ना। सोच, हमारी सोच है कि हम इसको एक तहरीर वाले लोग हैं, तकरीर वाले लोग हैं, हमको पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग तो नहीं है ना। हम तो कानून और आइन के दायरे में जो भी जद्दोजहद होगी इंशाल्लाह आपको नजर आएगी और लोग आपको जुड़ते भी नजर आएंगे, साथ जुड़े हुए भी हैं, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी है या विद इन पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पीक पे सियासत कर रही है। ऐसा मौलाना फजल रहमान साहब का वफाकी हुकूमत से शिकवा हो, प्रेशर हो, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का एहतजाज हो जमात इस्लामी से, उसके बाद बिलावल साहब का हाथ बढ़ाना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या पीटीआई ने ये अपोजिशन जमातों से राब्ते करने से मुताल्लिक कोई फैसला किया है और क्या अपोजिशन अलाइंस बना पाएंगे? हमारी कोशिश तो यही होगी कि जो अवाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो अवाम के हकूक़ की बात करना चाहते हैं, जो गरीबों की बात करना चाहता है, जो मजदूरों की बात करना चाहता है, जो इंडस्ट्री की बात करना चाहता है, जो पाकिस्तान के दिफा की बात करना चाहते हैं, सॉवरेंटी की बात करना चाहते हैं, सॉवरन पार्लियामेंट की बात करना चाहते हैं, तो हम उस सब से इशू टू इशू बात करेंगे। क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल बातचीत पे यकीन रखती है। नहीं, बट फॉर दैट मैटर क्या मौलाना से कोई रब्ता हुआ है? क्योंकि अब माजी में भी हमने देखा है कि ऑपोजिशन अलाइंस बनाने की एक विश तो रही है, रब्ते भी हुए लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, और फिर कोई भी एहतजाज उस वक्त तक पुरअसर नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता जब तक इत्तेहाद ना बन पाए। तो इत्तेहाद तो वक्त की बड़ी ज़रूरत है। इत्तेहाद हमेशा इशू टू इशू बनते होते हैं और मखसूस हालात होते हैं उसके लिए, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ नुकात पे हमारे एग्रीमेंट भी हो जाता है और उससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो बातें हैं ये ऑन एंड ऑफ जो है वो चलती रहती है। ठीक, और बिलावल साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया, क्या पीटीआई से किसी ने बिलावल साहब से कोई रब्ता किया? देखिए, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए, मैंने पहले कहा कि वो अवाम के साथ खड़े होना है या अशराफिया के साथ खड़े होना है। अगर तो वो अशराफिया के साथ खड़े होते हैं, यानी कि इस गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, तो उनको पहले फिर अपनी आईनी ओहदे छोड़ने होंगे और इन रियल सेंस जो है वो फिर अपोजिशन में आके अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, तो तभी फिर आगे बात बढ़ सकती है ना। ठीक, गुज़श्ता दिनों बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के साथ बातचीत का को इंदिया दिया, फिर सरदार अयाज सादिक साहब का जो ऑफिस है वो भी एक्टिव हुआ, तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई न्याजी साहब? हम तो संजीदा है, गवर्नमेंट खुद संजीदा नहीं है रेहान, वो सिर्फ मीडिया पे आके मीडिया टॉक करते हैं, लेकिन हकीकतन चूंकि उनको पता है कि उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब वो वोटों की ताकत से तो बैठे नहीं है,
तो जब उनसे अब खुद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये निज़ाम जो है कोलैप्स कर चुका है और वज़ीर आज़म को अपनी कारकर्दगी जो है वो जांचने के लिए उसे ऑडिट करना चाहिए थर्ड पार्टी से। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है हॉट वाटर में है और आप जो है अगर इसको मजीद कुरेदेंगे तो आने वाले वक्तों में बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। आने वाले दिनों में आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर ने तो अपने बयान की वजाहत कर दी, उन्होंने कहा वजीर आजम 5 साल तक रहेंगे। ये तो नहीं कहा ना कि इस्तीफा नहीं देंगे। तो वजीर, आपको लगता है वजीर आजम इस्तीफा भी दे सकते हैं? एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो, इस्तीफा दे दें? हो सकता है, दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, कोई एक चंबे वाली बात तो नहीं। उनके भाई नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया हुआ था, उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मुतालबा ये था कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं। उस वक्त भी इतने प्रेशर के अंदर भी नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, तो आपको लगता है शहबाज साहब इस्तीफ़ा दे देंगे? उस वक्त के और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है न्यायी साहब हुकूमत के लिए, हुकूमत तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में, वो कहते हैं हाइब्रिड है, सेम पेज है। इतना भी रावी चैन नहीं लिख रहा ना, तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। जहाँ पे ये कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, मईशत को उठाएंगे, और हमारे पास तो बड़ी तजर्बाकार टीम है, उस तजर्बाकार ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, क्या फोर्स ही कर रहा है आने वाले दिनों में, जब आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देंगे? तो बहुत कुछ होता वो नजर आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कौन मजबूर करेगा वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफा देने के लिए सर? अल्लाह ताला की जात नहीं, क्योंकि पीटीआई तो कोई प्रेशर डालती हुई नजर नहीं आ रही, ना कोई ऐसी वेव बन रही है, तो किसके दबाव में आके वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे? आवाम के दबाव में आके देंगे ना, कारकर्दगी नहीं होगी तो लाजमी बात है। अभी तो रिसेंटली हमने देखा है ट्राइलेटरल जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ, तुर्किया के साथ। मेरी बात समझे ना, बोझ एक वक्त तक उठाया जा सकता है ना, ज्यादा बोझ तो नहीं उठाया जा सकता, इतना ही काफी है मेरा कहना। ठीक, तो न्यायी साहब आप इसका मतलब ये है कि सारे मामलात वक्त पे और अल्लाह ताला पे छोड़ के बैठी हुई है पीटीआई के, अल्लाह करे। देखो अल्लाह ताला ये असबाब पैदा करता है ना, तो ये गवर्नमेंट जो है ये तो अपनी नालायकी और नाहली की वजह से इसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तो बाकी इनकी अपनी जाती कारकर्दगी तो जीरो है ना, कुछ भी नहीं है। तो मुझे बता दें एक इनकी अचीवमेंट जाती में इनकी बात कर रहा हूँ, एज ए पार्टी, एज ए मुस्लिम लीग बात कर रहा हूँ। बाकी छोड़ दे, इदारों की कारकर्दगी को अपने पलड़ों में ना डाले ना, इदारों की कारकर्दगी अपनी तरफ है, इनकी कारकर्दगी अपनी तरफ है, तो उस तनाजुर में आप जब देखते हैं तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। लास्टली न्यायी साहब, जाहिर है हुकूमतें अपने ब्लंडर्स की वजह से जाती हैं, गलतियों की वजह से जाती हैं, लेकिन एक माहौल भी चाहिए होता है। ऑपोजिशन एक माहौल ज़रूर पैदा कर देती है, एक प्रेशर ज़रूर बनता है, वो एक बबल ज़रूर क्रिएट होता है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम सवाल बड़ा सादा सा है, क्या ऑपोजिशन वो वेव, वो प्रेशर क्रिएट कर पाएगी कि अल्टीमेटली वज़ीर आज़म साहब? ऑलरेडी पब्लिक इतनी चार्ज है, आपकी सोच है, पब्लिक को जिस दिन मतलब आप निकालेंगे पब्लिक बाहर हो। सलमान अकरम राजा साहब के स्टेटमेंट का एक हिस्सा था कि लोग नहीं निकल रहे हैं। नहीं, मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं निकल रहे, तो मतलब ये था कि जब आप संजीदा नौयत की कॉल देंगे, कानून और आइन की दायरे में रहते हैं, तो लोग निकलेंगे, लोग चार्ज हैं। तो सर ये गैर संजीदा कॉल्स को छोड़ के संजीदा कॉल कब आएगी सर? संजीदे ही कॉल दी गई है, हमेशा हर कॉल ही संजीदा होती है, हम तो आगे बढ़ने वाले लोग हैं। न्याजी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक नुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे देंगे आने वाले दिनों में, पीटीआई को लगता है कि साहब मुस्ताफ़ी होंगे, नून लीग को क्या लगता है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कौसर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के महाज को लेके बाहम दस्तो गरिबा दिखाई देती है। हसन मुर्जा साहब, पलवा शाह खान साहिबा, आज़मा बुखारी साहिबा,
कैसे शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, ज़रा मैं चाहता हूँ उसकी एक झलक आपके सामने रखें। चलाइए ज़रा। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निक्के थानेदार ने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन हवस का निशाना भी बनाता रहा। ये पंजाब का दिल है और लाहौर का सेंटर है गाजियाबाद थाना, जिसके अंदर ये बर्बरियत हुई। और बताया जाता है कि वहाँ पे 2 दिन तक उस बच्ची के वर्सा आते रहे। आपके इत्तेहादी जरूर है, हम आपके गुलाम नहीं हैं। आपको गुलामी की आदत होगी, लेकिन हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। धांधली की नतीजे में हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में और धांधली की रवायत डालेंगे तो इनकी इस धांधली के नतीजे में हुकूमत के नेफे में ही पिस्तौल चल जाएगा। ये पलवशा खान साहिबा हैं। हसन मुर्जा साहब की गुफ्तगू सुनी, इसको रिस्पॉन्ड अज़मा बुखारी साहिबा ने भी किया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अपने सूबे के अंदर मीर रजा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। उस बच्चे की जो नागहानी मौत है उसको खुदकुशी बना दिया गया और उसके ऊपर 4 तरह के जो हैं वो बोर्ड चेंज हुए, 15 तरह की इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई। और अभी जो वहाँ पर देखिए, हमें मुस्लिम लीग नून को किसी तौर पर लाशों के ऊपर सियासत करने की, किसी की महरूमियों के ऊपर सियासत करने की और जो है वो फेक नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। जी कौसर काज़मी साहब, ये महज नूरा कुश्ती है, इज़ इट जस्ट एन आई वॉश या इसमें कोई हकीकत भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रेहान, देखें, कोई भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान का, उसमें जो जहाँ पे जीत गया उसने तो खुशियों के वो शादियाने बजाना शुरू कर देता है, लेकिन जहाँ पे हार होती है उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन आप इलेक्शन तक रहें, आप सियासत तक रहें, आप ये लाशों की सियासत जिस तरह आज़मा ने कहा, ये ना करें ना। मतलब आप नेफे में पस्तौल, खातून बैठी है, अब मैं उसका क्या जवाब दूं कि नेफा क्या होता है और पस्तौल क्या होता है? कम से कम बात करने से पहले सोच लिया करें कि नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के आप किन अल्फाज में किससे मुखातिब हैं। ये किस तरफ इशारा, आप ले लें, ये किस तरफ इशारा मतलब, कर रही थी? क्या कॉनोटेशन क्या है? ये वो कोई है ऐसा मामला पंजाब में होता है? देखिए, ये नेफे में पिस्तौल वाला मामला हो बेहतर, मैं ये नहीं कह रहा, इस पैराए के अंदर जिसमें वो बात कर रही है, ना कोई जोड़ ना कोई तोड़, इस पे कहाँ ये बनता है जो उन्होंने बात की। लेकिन सिलसिला ये है रेहान कि सदारत आपके पास हो, बड़े बड़े आईनी ओहदे आपके पास हो और आपके हम कोई गुलाम है, आप गुलाम नहीं है। नहरों का मसला था, हमला था, हमने बताया कि सैलाब का जो इजाफी पानी होता है उसकी बेहतर इस्तेमाल के लिए हम ये नहरें बनाना चाहते हैं। आप वहाँ पे आ गए, आपने पंजाब की गाड़ियाँ सिंध में रुकवाई, सोबाइयत को हवा दी, हमने एक लिमिट तक तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में रह के आपको जवाब दिया। इत्तेहादी हैं, हमें पता है जब मुश्किल वक्त था, जब केयर टेकिंग सेटअप था, उसके अंदर आपने भरपूर साथ दिया और मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने इस मुल्क को उस गड़े से निकाला जिसको PTI कहती थी। जी, मैं यही पूछ रहा हूं ना, मैं यही पूछ रहा हूं ना कि GB इलेक्शंस हुए, जाहिर है उसमें भी एक माहौल होता है, बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स और उधर से मरियम बीबी, और अब कश्मीर इंतखाब था, तो ये सिर्फ इंतखाबी माहौल बनाने के लिए, शोर बचाने के लिए, या इसमें कोई हकीकत भी है? वो टिकटॉक वाली वीडियो बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करने की बातें हों, तो ये कोई रियलिस्टिक है या ये ऐसे ही सिर्फ इंतखाबी माहौल जब होता है तो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, इसको लाइट लेना चाहिए? देखिए रेहान, जब इलेक्शन आता है ना, या इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो फिर आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर ये टिक टॉक और ये है और मार देंगे और पांव पड़ जाएंगे और गिरबान पकड़ लेंगे, फिर इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी गुफ्तगू की जाती है जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। भाई, हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर, आपके कराची के अंदर शोबिज़ के लोग हों, बिजनेसमैन हों, आम शहरी हों, जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो कंपैरिजन करते हैं कराची के साथ, सिंध के साथ, और फिर वो आपसे मुखातिब होते हैं, भाई यहाँ का माहौल देखें, पंजाब का माहौल देखें, एक अरसा दराज से आपकी हुकूमत वहां पे है, आप क्या कर रहे हैं? तो फिर उसका जवाब इनके
उनके पास होता नहीं है। हमने कश्मीर में क्या किया, मरियम नवाज साहिबा ने जब वहां पे तकरीर की, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, उनमें अपने तमाम जो कारहाय नुमाया थे वो कश्मीरी लोगों को बताया और उन्होंने बाय किया उसको। आपके पास नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं खरीदा आपसे, उन्होंने आपको बता दिया भाई ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो वादे कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी उनको अहद वफा किया हमारे साथ और आइंदा भी करेंगे। तो ऐसे जो सवालात थे, आज बल्कि मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, कायरा साहब बैठे हुए थे, मालिक साहब का शो था, उसमें वो उनसे मुखातिब हुए कि हमें ये खबरें जराए दे रहे हैं भाई कि आप लोगों में कोई इख्तलाफात और अब साथ ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, भाई जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं हुई, जो आप जराए कोट कर रहे हैं उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। भाई अगर आपने वाकई ये फैसला कर लिया है तो खुल के आए, सामने आके बताएं ये वजूहात है, बाकी कारकर्दगी का जवाब आपको दलाइल के साथ देना पड़ेगा। फिर ये नेफे में पिस्तौल चलना और टिकटॉक जैसे जो अल्फाज होते हैं उनका मतलब यही होता है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, मुकाबले के लिए कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तो आपके इत्तेहादी, ये तो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, जाहिर है ये और भी खतरनाक बात है, लेकिन ऑपोजिशन भी, अभी अमजद खान न्याजी साहब थे, वो कहते हैं कि वजीर आजम खुद इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब इस माहौल के अंदर, रेहान इस माहौल के अंदर जब एक पूरी दुनिया जो मार्का हक होता है उसमें हमारी आर्म फोर्सेस को तारीफ कर रही हैं, उनको वो खराज तहसीन पेश कर रही हैं, एक मुआहदा होता है सऊदीया के साथ, तुर्किया के साथ, मतलब एक इज्जत वाला मुकाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मिल रहा है। सेरा किसको जाता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फील्ड मार्शल को, हमारी आर्म फोर्सेस को। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको ये लगता भी है कि किसी सूरत ये मुमकिन है? सर, हैविंग सेड दैट, जाहिर है जितनी अचीवमेंट्स आपने गिनवाई, हैविंग सेड दैट, सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है ना। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी वजाहत की है, प्राइम मिनिस्टर, किसी सहाफी ने सवाल किया उनसे तो उन्होंने जवाब दिया, शाह साहब ने आगे से, कि मैं जवाब दूं प्राइम मिनिस्टर को। और यही मैं एक अरसे से बता रहा हूं, जब मुझसे सवाल होता है कि एक बहुत ताकतवर शख्सियत है तो मेरा जवाब ये होता है कि भाई जितनी मर्जी ये ताकतवर शख्सियत हो, मौजूदा काबीना का हिस्सा हैं और वजीर आजम पाकिस्तान को जवाब दें और जवाब देते हैं। एक तजवीज भी देते हैं उनको, उन्होंने एक तजवीज भी दी, उन्होंने कहा तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। ये तजवीज़ उन्होंने दी थी कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराए और पब्लिक करें इसको, तो ये भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। देखें पीएमएलएन की जो क़यादत है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मियां नवाज शरीफ हो, जब भी वो किसी से मिलते हैं, हमें जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि बाहर के मामलात बताएं, मशावरत होती है, मशवरा लिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उनसे यकीनन मशवरा लिया होगा, आप तो थर्ड पार्टी नहीं है ना, आप तो नून लीग, मतलब थर्ड पार्टी। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब आप एक काबीना का हिस्सा होते हैं वो आपको थर्ड पार्टी लगते होंगे, वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वो पीएमएलएन के वोटों से मुंतखब होने वाले सेनेटर हैं, वो हमारी वजह से इस जगह बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उनको नहीं अच्छा लगता था तो यकीनन वो छोड़ देते। जिस शख्सियत के मालिक मोहसिन नकवी साहब है, जितना मैं उनको जानता हूं, अगर वो इतने दिल बर्दाश्ता होते तो एक सेकंड भी इस सेटअप का हिस्सा न रहते। हाँ, मशावरत के साथ अगर कोई मशवरा देता है काबीना का बंदा कि आपकी, ये तो हम खुद बताते रहे हैं, शहबाज साहब ने कहा है जी भाई छांटी होगी, कारकर्दगी के हवाले से वजारतों को देखा जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उसको घर भेजा जाएगा, उसकी जगह बंदे को रिप्लेस किया जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। नहीं, उससे जो इंप्रेशन मिला है वो ये है कि मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, पैसे FDIs आ नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रेशर तो माउंट हो रहा है। अच्छा, वजात कर देते ना, मुझे जब मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे थे तो यकीन करें मुझे बिल्कुल बगैर किसी शक व शुबे के यकीन हो गया था कि शायद उनका इशारा सिंध की तरफ है या KP की तरफ है। क्योंकि अगर पंजाब का मैं हवाला दूं तो रोजाना की बुनियाद पे जो मंसूबे हैं, एंड उस वक्त जब ये बातें कर रहे होते हैं, इल्जामात लगा रहे होते हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर किसी ना किसी तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह कर रही होती है या मुशावरत कर रही होती हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पूरे पंजाब के अंदर जहां पे पानी मुयस्सर नहीं है, हमेशा शिकायत रहती थी रेहान कि साफ पानी ना होने की वजह से लोग हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हमने ये फैसला कर लिया कि तमाम दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पे पानी की नेमत नहीं है, वहां पे बाउजर के जरिए वो बात ठीक है। ये बात अगर वो पंजाब में खड़े होके या सिंध में खड़े होके कहते तो मैं समझता कि वो सिंध हुकूमत को कह रहे हैं या पंजाब को। ये बात तो उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खड़े होके की है। इशारा तो इस्लामाबाद की तरफ, इशारा अगर हमारी तरफ था तो बतौर मजबूरी पर सब की तरफ था। कारकर्दगी देखे तो KP की आपको बुरी तरीन नजर आएगी या सिंध के हालात आपके सामने हैं। मतलब एक सूबा जो परफॉर्म कर रहा है, एक सूबे की चीफ मिनिस्टर जो रोजाना की बुनियाद पे तरक्याती पैकेजेस दे रही है, तकमील शुदा मंसूबे हमारे सामने हैं जो हम दिखा सकते हैं। फिर इशारा अगर हमारी तरफ था तो बहुत गलत था।
हाँ, उनकी तरफ था तो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि उसको जो जमीनी हकायक हैं रेहान वो बताते हैं ये चीजें जो मैं कह रहा हूं। अगर आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी पे एतराज है, नहीं नजर आ रहा, चाहे वो सुथरा पंजाब हो, अपनी छत अपना घर हो, अपना खेत अपना रोजगार हो, स्कॉलरशिप हो, ई बाइक्स हो, जो प्रवास कार्ड है, लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, हिम्मत कार्ड है, राशन कार्ड है, अगर ये झूठ है, एम्बुलेंसेस समेत अगर ये मंसूबे झूठ है तो आप हम पे एतराज करें। आप कहें कि नहीं यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, यहाँ पे कारकर्दगी सिफर है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन असल में जमीन पे ये चीजें मौजूद नहीं है, फिर तो मैं आपकी बात से इतफाक करूंगा। लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं भाई तो फिर एक इशारा हमारी तरफ कैसे हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब से कोई इस्तीफा मांग रहा है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के तशक्कुस के लिए, वकार के लिए, इज्जत के लिए जिस तरह के इकदाम किए हैं, कोई बेवकूफ होगा उनको कहेगा यार नीचे आ जाओ। मांग कौन सकता है? ये फैसला करेगी अवाम। जब इलेक्शन आएंगे तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको पंजाब के हवाले से गिनवाई या शहबाज शरीफ साहब की जो तमाम खिदमात है पाकिस्तान के लिए, इसका फैसला तो अवाम करेगी ना। कहीं से कोई दबाव है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? आप बार बार एक सवाल दोहरा रहे हैं। मैं बार बार ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल, वो जो आपको कभी खाना खुदा में जाते हुए नजर आते हैं, कभी सऊदीया में नजर आते हैं, कभी तुर्की, कभी ईरान में नजर आते हैं, साथ चल रहे होते हैं, साथ बातें करते हैं, गुफ्त शदीद होती है, मुल्क के लिए एक तरह की खिदमात है। तो मुझे नहीं लगता कि दबाव, शायद किस तरफ से आप किस दबाव की बात कर रहे हैं, ऐसा जैसी कोई बात नहीं। आपका इशारा सेम पेज और हाइब्रिड रजीम की तरफ है? बिल्कुल सेम पेज है, हाइब्रिड रजीम आप कह सकते हैं। मैं तो समझता हूँ अल्लाह ने अगर 70 साल पहले ऐसी रजीम दे दी होती तो मुल्क जो इस वक्त है, जिन हालात में था, निकाला, अभी तरक्की की राह पे गामजन है, मुल्क के हालात ही कुछ और होते। वैसे काज़मी साहब, ये बातें तो सुनी लगती हैं, ये बातें हमने 4-5 साल पहले भी सुनी थी, उस वक्त भी सेम पेज था। वो भी कहते थे हमारी कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो भी कहते थे हाइब्रिड रजीम है और मिसाली ताल्लुकात हैं। तो ऐसी बातें आज आप भी कर रहे हैं। देखिए, वो तो जो जिस तरीके से जो शख्स किया है, आईनी तरीके से अगर ये समझते हैं जो लोग ये बातें कर रहे हैं रिजाइन की, जिस तरीके से हमने आईनी तौर पर एक वजीर आजम को घर भेजा था, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, हमारे जिम्मे ना 190 मिलियन पाउंड है, ना तोचा खाना है, ना दीगर इल्जामात हैं। अगर ये फिर भी समझते हैं कि इनके पास वोट पूरे हैं, जो ये इल्जामात और कहानियां करते हैं, मैं यही कहता हूँ ना, ये जो यूट्यूबर्स और भगोरे बाहर बैठे हैं, मेरे ख्याल में इनसे इंस्पायर। अब देखें जो CM KP हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी रेहान कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो फलां 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 बंदा जवाबदार होगा। अच्छा, वो इंस्पायर्ड किससे हैं? वो जो टब वाला था ना वजीर आजम हाउस में जाके वॉशरूम के अंदर नलके, टब और वॉशिंग शावर, वो बाथिंग शावर वगैरह दिखा रहा था, उसने ये कह दिया कि खुदा ना खास्ता इमरान खान इस दुनिया में नहीं है, या इमरान खान के हवाले से कोई खबर दी, इन्होंने मनोआन उस खबर को सच मान लिया। तो इस तरह की जो खबरें उन्हीं की तरफ से आती है, ज्यादा ध्यान ना दिया करें उन पे भाई। ठीक, लास्टली कौसर काज़मी साहब, वजीर आजम को चाहिए कि इन तमाम तर अफवाहों, कयास आराइयों का गला घोट दें पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेके। देखिए, वो क्यों लें जो इल्जामात अगर किसी के पास पूरे हैं, वो तो पूरे ऐवान का एतमाद उनको हासिल है। ये अगर नहीं समझते ऑपोजिशन में, चाहे जो लोग हमें भेजना चाहते हैं, जो टिकटॉक भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो 2 लाख के 20 लाख बंदा लाने का दावा कर रहे हैं, जिनके पार्लियामेंटेरियंस पूरे नहीं होते, जिनके जलसे के अंदर दस्तयाब क़यादत नहीं होती, और जो होती है उसको पिंडाल में उतार देते हैं ताकि पता ना चले कि इमरान खान के लिए कौन आया और कौन नहीं आया। अगर ये समझते हैं कि इनके पास नंबर पूरे हैं तो ये ले आए, हम क्यों ऐसा करें भाई। ठीक, बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में सैलाब या कोई आफत आती है तो लोग अपने घर और रोजगार खोल देते हैं। दुनिया से इमदाद आती है, आलमी इदारे अरबों रुपए फराहम करते हैं, हुकूमतें वादा करती हैं ये रकम मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों पर खर्च होगी। आलमी इदारों की जानिब से दी गई इमदादी रकूम पूरी की पूरी मुस्तहकीन तक पहुँचती नहीं है। तरक्याती फ़ंड सही मनसूबों पर खर्ची नहीं होते। वर्ल्ड बैंक ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा आबादी के लिए अरबों रुपए के एक रिहायशी प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स दिए थे। वर्ल्ड बैंक सैलाब मुतासरीन के लिए मख्तस रकम को दूसरे मनसूबों में इस्तेमाल करने पर शदीद नाराज़ है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मरासला भेजे जाने की इतलात भी सामने आई हैं। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से सूबे में गुर्बत मजीद बढ़ सकती है। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने वफाकी वजारत इक्तिसादी अमूर और वजारत मनसूबाबंदी के सेक्रेटरीज़ के साथ साथ बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए ख़त में कहा है कि रिहायशी इमदाद महदूद और इसके फ़ंड्स दूसरी जानिब मुंतकिल किए जाने के नतीजे में किया है।
तकरीबन इस हवाले से 11,09,049 तस्दीक शुदा और अहल ख़ानदान ऐसे रह गए जिनके लिए माली मुआवनत का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस हवाले से मुतासिरीन की 66,120 शिकायत मौसूल हुई। सवाल सिर्फ रकम के इस्तेमाल का नहीं, सवाल ये भी है कि सैलाब मुतासिरीन के नाम पर आने वाले पैसे की तरजीहात कौन तब्दील कर रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान में आलमी बैंक के मनसूबे शफाफियत, निगरानी और माली बेज़ाब्तगियों के सवालात की जद में आए हों। 2008 में आलमी बैंक ने पाकिस्तान के दरियाई पानी के बेहतर इंतजाम के लिए $3,80,00,000 का मनसूबा शुरू किया, जबकि 2015 में मजीद $3,50,00,000 फराहम किए गए। इस इजाफी रकम का बड़ा हिस्सा दरियाए सिंध के 17 अहम मकामात पर पानी के बहाव की पैमाइश और निगरानी के खुदकार निज़ाम पर खर्च होना था। मकसद सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के तनाज़ात और पानी चोरी की शिकायत कम करना था, लेकिन ख़रीदारी के अमल और मुशावरती अमले के इंतखाब पर सवालात उठे। आलमी बैंक ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर मनसूबे की माली मुआवनत मनसूख कर दी, जबकि पाकिस्तानी तहकीकाती कमेटी ने भी मनसूबे की तैयारी और मुशीरों के इंतखाब में खामियों की निशानदेही की। खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन 26 अरब रुपए का इंसानी वसाइल का मनसूबा भी अहम मिसाल है। दिसंबर 2025 में सूबाई तहकीकाती कमेटी ने मनसूबे के खाते से 10,60,00,000 रुपए से ज़ायद की गैर कानूनी मुंतकली पकड़ी। तहकीकात में जाली इख्तियार नामों, फिर जाली दस्तखतों और जाली चेकों के जरिए रकम निकलवाने की निशानदेही भी हुई। कमेटी के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा, रकम की वापसी और मजीद तहकीकात की सिफारिश की, जबकि मनसूबे के सरबराह को भी ओहदे से हटा दिया गया था। ये भी आलमी बैंक के कर्ज से चलने वाले मनसूबे में सामने आने वाली बदउनवानी का केस है। सिंध में सोलर एनर्जी के मनसूबे के लिए आलमी बैंक ने तकरीबन $10 करोड़ फराहम किया और मकसद बिजली से महरूम इलाकों और घरों तक शमसी तवानाई पहुँचाना था, लेकिन वहाँ भी माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई और निगरानी, ख़रीदारी और नताइज से मुताल्लिक़ खामियों की निशानदेही हुई। पाकिस्तान में मसला सिर्फ वसाइल की कमी नहीं, वसाइल के इस्तेमाल का निज़ाम कमज़ोर होना भी बड़ा मसला है। अगर आलमी बैंक जैसे इदारे अपने फराहम करदा अरबों रुपए के इस्तेमाल पर सवाल उठाएं, बाज़ मनसूबों में माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आए और कहीं कवायद की खिलाफ वर्जी पर फंडिंग रोक दी जाए, तो हुकूमतों और इदारों को सिर्फ वजाहतें नहीं बल्कि मुकम्मल हिसाब देना होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाम की सियासत में बड़ी हलचल है। एक अदालती फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया है। कल तक जिस शख्स के एक हुक्म से पूरा मुल्क शाम हिल जाता था, आज उसी शख्स के मुस्तकबिल का फैसला दमिश्क की अदालत ने कर दिया है। अदालत ने आज साबिक सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई और उनके भाई माहिरुल असद और साबिक सिक्योरिटी एहलकार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत दी गई है। अदालत ने कत्ल, तशद्दुद, मनमानी गिरफ्तारियों और इंसानियत के खिलाफ जराइम से मुतालिक इल्ज़ामात में उन्हें मुजरिम करार दिया है। वही बशारुल असद जो कमोबेश 24 साल तक शाम के सदर रहे, जिनके हाथ में फ़ौज, रियासती इदारों और ताकतवर सिक्योरिटी निज़ाम की कमान थी, आज खुद एक अदालत के फैसले में मुजरिम करार पा चुके हैं। बशारुल असद की कहानी समझने के लिए हमें कई दहाइयाँ पीछे जाना होगा। वो 1965 में दमिश्क में पैदा हुए और शाम के साबिक सदर हाफिज़ अल असद के बेटे हैं। हाफिज़ अल असद ने 1970 में इक़्तिदार संभाला और तकरीबन 3 दहाइयों तक शाम पर हुकूमत की। दिलचस्प बात यह है कि बशारुल असद इब्तदा में सियासतदान नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने दमिश्क में मेडिकल की तालीम हासिल की और बरतानिया में आंखों के डॉक्टर की तरबियत भी हासिल की, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे। लेकिन 1994 में उनके बड़े भाई बासिलुल असद की एक कार हादसे में मौत ने पूरा निज़ाम बदल दिया। बशारुल असद को वापस शाम बुलाया गया, अफवाज में शामिल किया गया और उन्हें मुस्तकबिल के हुक्मरान के तौर पर तैयार किया जाने लगा। जून 2000 में हाफिज़ुल असद की मौत के बाद बशारुल असद सिर्फ 34 साल की उम्र में सदर बन गए और यूं बाप के बाद बेटे की सूरत में अल असद ख़ानदान की हुक्मरानी आगे बढ़ी। इब्तदाई तौर में बशारुल असद को एक निस्बतन जदीद और इस्लाहात पसंद रहनुमा के तौर पर पेश किया गया, लेकिन चंद ही बरसों में उनकी हुकूमत पर सियासी मुखालिफिन को दबाने और आज़ादियों को महदूद करने के इल्ज़ामात बढ़ते गए। फिर 2011 में जब अरब दुनिया में हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज की लहर शाम तक पहुँची, तो इसी असना में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के बाद यह एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। एहतजाज मुसल्लह बगावत में बदला और फिर शाम में खाना जंगी की आग जो है वो लग गई। दाइश समेत मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह सामने आए, बैरूनी ताकतें जंग में दाखिल हुई और लाखों इंसान इस तबाही की नज़र हुए। बशारुल असद की हुकूमत पर इस पूरे दौर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, तशद्दुद, शहरियों के कत्ल और मुखालिफिन को दबाने के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहे। यही वो पस मंज़र है जिसमें आज की अदालत ने बशारुल असद को संगीन जराइम का ज़िम्मेदार करार दिया है। इस दौरान बशारुल असद की हुकूमत को रूस की भरपूर हिमायत हासिल रही। रूसी फ़ौजी मदद ने ख़ास तौर पर उनकी हुकूमत को उस वक्त सहारा दिया
जब ऐसा महसूस होने लगा था कि मुखालिफ क़ुव्वतें दमिश्क तक पहुँच सकती हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर 2024 में हालात अचानक तब्दील हुए। हुकूमत मुखालिफ क़ुव्वतों ने तेज़ी से पेशकदमी की, दमिश्क पर दबाव बढ़ा और 8 दिसंबर 2024 को बशारुल असद का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। वो शाम से निकलकर रूस पहुंच गए, जहां मॉस्को ने उन्हें सियासी पनाह दी। आज भी ख्याल किया जाता है कि बशारुल असद मॉस्को में रूसी तहफ़्फ़ुज़ के तहत मौजूद हैं, जबकि शाम की नई हुकूमत उनकी हवालगी का मुतालबा करती रही, लेकिन रूस ने उन्हें शाम के हवाले नहीं किया। अब तकरीबन 2 साल बाद शाम की अदालत ने साबिक सदर के खिलाफ फैसला सुना दिया है। इसलिए भी गैर मामूली है कि बशारुल असद खुद अदालत में मौजूद नहीं थे, मुकदमा उनकी अदम मौजूदगी में चला और सज़ा सुनाई गई। कानूनी तौर पर सबसे बड़ा मसला यही है कि जिस शख्स को मौत की सज़ा दी गई है वो शाम में नहीं बल्कि रूस में है, और इसलिए इस फैसले पर अमल दरामद का इन्हिसार रूस के मौक़िफ़ और हवालगी के मामले पर होगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।